हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार, एकदम चकाचक चल रहा है सब कुछ। मेंटली बिल्कुल फ्री है अपन, है ना। बहुत अच्छे से हमारी तैयारी चल रही है। हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपना काम कर रहे हैं। हमने पिछले 3 यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 200 से 250 सवाल, मतलब अनबिलीवेबल है, लेकिन 200 से 250 सवाल हमने उसमें सॉल्व किए हैं। एंड आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड इट। मुझे तो बहुत मजा आया इसको। बिलीव मी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एग्जाम क्लियर करने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने कभी ऐसे टच नहीं करी थी बायो इन्फो वगैरह के बारे में, और जब मैं उनके बारे में स्टडी किया, दैट वाज सो फैसिनेटिंग। सो तुम लोग जो एस्पायरेंट्स हो उनके लिए स्पेसिफिकली ये सलाह है कि अपनी जो मेथड्स अपन सैकर्ड सीरीज में बातचीत कर रहे हैं, जो यूनिट्स हम बात कर रहे हैं, इसको एटलीस्ट कवर करके जाओ। मेथड्स इन बायोलॉजी में मैंने पहले भी बोला है कि कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स है जिनको अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम चाहते हो कि मतलब मैं बताऊं, अगर मुझे समय मिलेगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, तो कमेंट कर देना। अगर जैसे ही कुछ होगा ऐसा प्लान करके अपन इस पर भी डिस्कस करेंगे। डीबीटी के लिए नहीं तो नेट के लिए करेंगे, तो उधर काम आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो आज की कहानी जो है वो अगेन वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल प्रोसेसेस। सो एज सच इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत है। अच्छे सवाल है इसमें। पार्ट ए विच इज योर जनरल 3 मार्क क्वेश्चन, और फिर पार्ट बी जो आपका स्पेसिफिक बायोटेक है उसमें भी बहुत सारे सवाल है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, क्या है ये कहानी। सो भाई साहब, दिस इज योर थिंग, और हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है। हाँ भैया, समझ गए, फायरवॉल। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज पार्ट वन। 2023 से 2019 के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जैसा कि तुमको ऑलरेडी पता है, वी हैव डिफाइंड पार्ट ए एंड पार्ट बी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चन यूजुअली पूछ रहा है वो। पहला सवाल पार्ट ए में, इको R1 एंजाइम रिकॉग्नाइजेज द सीक्वेंस GATTC। हाँ, हम ये बात जानते हैं कि भैया एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये, है ना, क्लास 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ना, क्लास 2। नाउ स्ट्रेच ऑफ लीनियर डीएनए विद 6 GATCs। ठीक है, एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए बना दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 साइट्स दे दी है जहां पे GATC दिख रहा है आपको। आपको इको R1 से जब आप इसको डाइजेस्ट करोगे तो आपको कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 7 फ्रेगमेंट्स। बहुत डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन अगर यही सवाल, क्योंकि अभी जैम में भी पूछा गया था और मैंने मॉक टेस्ट में भी बच्चों से करवाया था, कि भैया अगर यही सवाल आपको इसमें पूछ लिया जाए सर्कुलर में, तो सर्कुलर का आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओगे पहले सवाल के लिए कि भैया आज मैं ट्राई करूंगा हर सवाल पे तुमसे एक एक क्वेश्चन पूछता जाऊं, ताकि तुम्हारा वो रिवीजन भी होता रहे। तो अगर सर्कुलर डीएनए होता और यही क्वेश्चन होता, यही 6 साइट्स होती, तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होता है इसके अंदर बताना, है ना। आंसर इसी में है, मजा आएगा इस सवाल में। आगे, Which of the following enzyme is not a part of DNA replication machinery? रेप्लिकेशन मशीनरी का कौन सा एंजाइम नहीं है? हेलिकेस, भैया लगता है हेलिकेस तो खोलने के लिए, प्राइमेस प्राइमिंग करने के लिए लगता है, डीएनए पॉलीमरेज इसके बिना रेप्लिकेशन हो नहीं सकता, एंडोन्यूक्लियस, नो वी डोंट रिक्वायर इट एंडोन्यूक्लियस, है ना। एक्सोन्यूक्लियस की बात करें तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो सकती है जो कि डीएनए पॉलीमरेज में बात करते हैं। अच्छा, अब मेरे को ये बात बताओ कि अगर मैं हेलिकेस की बात कर रहा हूँ तो मुझे कितने हेलिकेज एक रेप्लिकेशन फॉर्क में लगेंगे? वन रेप्लिकेशन फॉर्क विल रिक्वायर हाउ मेनी, नंबर्स में बताना है, हाउ मेनी हेलिकेजेस। एक सवाल ये हो गया तुम्हारे लिए। दूसरा सवाल जो तुमको बताना है मुझे, क्योंकि मेरे को आता नहीं ना, तुम जानते ही हो कि प्राइमेज जो है, तो प्राइमेज क्या है, एक अलग एंजाइम क्लास है, या कोई ये डीएनए पॉलीमरेज है, कोई ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है ये प्राइमेज? उसके बारे में थोड़ा सा बताना है मुझे कि क्या कैसे काम करता है, और क्या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों टाइम पे एक जैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन का आंसर करना। एक ये वाला कि एक आपका रेप्लिकेशन फॉर्क में कितने हेलिकेज लगता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, स्पेशलाइज्ड क्या है ये। अगला, रेहान मेड अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया गया है जिसकी सीक्वेंस दे दी गई है 5 प्राइम GATCT3। तो पहले लिख लेते हैं इसको, GATCT। ये सीक्वेंस दिया उन्होंने, यहाँ पे बोल दिया ये 5 प्राइम है, और यहाँ पे बोल दिया ये 3 प्राइम है। आपसे बोला गया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्ट्रैंड विल इट फॉर्म द वीकेस्ट डुप्लेक्स। तो इसमें देख लो इसको, ये 5 प्राइम इधर है तो ये 3 प्राइम इधर है, तो इस वाले स्ट्रैंड को अगर अपन यहाँ पे लगाते हैं CCTAGA, तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ गया, इसके साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये डुप्लेक्स, ये गलत हो गया। फिर AGATCC लगा के देखो, ये 5 प्राइम तो 3 प्राइम है, देखो उल्टा लिखा है ये, है ना। 5 प्राइम तो 3 प्राइम लिखा है, मतलब उधर से लिखा है, तो AGATCC, ये उल्टा हो गया ना। देखो यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, ध्यान से देखना, प्राइम लफड़ा हो जाता है इसमें। नाउ ये दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि ये तो उल्टा लिख के वही बात लिख दी उन्होंने वापस से। अगला क्या लिखा है, AGAATT,
5' to 3', तो 5' to 3' का लिखा हुआ है AG, ये तो सही लिखा हुआ है AATT, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, AGAACC की जगह क्या डाल दिया उन्होंने TT, तो पेयर नहीं हो पाएगी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, और ये पेयर नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी दिक्कत आएगी। आखिरी ऑप्शन फिर देख लो AGAACC, तो AGAACC दिख रहा है आखिरी में CC, तो फिर इस वजह से जो सबसे ये इसमें एक गड़बड़ है, पिछले वाले ऑप्शन में 3 गड़बड़ थी, इसलिए ये वाला जो है सही है, इसके अंदर सबसे वीक डुप्लेक्स बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल है सारा। अगला नाउ पार्ट बी के क्वेश्चन, पार्ट ए में और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में रिवाइज कर लिए थे तो इसलिए वापस इसमें डालने का कोई मीनिंग नहीं था। पहला सवाल पार्ट बी में क्या है भैया, पैलिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है। पैलिंड्रोम आई एम एक्सपेक्टिंग तुमको ऑलरेडी पता है, जैसे मान लो 5' पे मैंने लिखा GATC, और फिर इधर लिखा 3', फिर इधर 5' लिखा, फिर मैंने लिखा GATC और इधर लिख दिया 3', तो इस तरफ से पढ़ने पे और इस तरफ से पढ़ने पे एक जैसे दिखती है, इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं, जानते हो ना इसके बारे में, दिख रहा है ना GATC, हाँ दिख रहा है। चलो, so given below are two statement, palindromic sequence on DNA sequence are palindromic sequences are DNA sequence that are the same when each strand of DNA is read in the same direction। एक डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं क्या भैया अपन, देखो जरा इसको, है ना, एक डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं क्या, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। इधर भी क्या कर रहे हैं, 5' to 3' पढ़ रहे हैं, और इधर भी क्या कर रहे हैं, 5' to 3' पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे को गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि दोनों स्टैंड्स एक साथ समझ लेते हैं और बोले हम तो इधर पढ़ रहे थे तब तो ये GATC पढ़ा रहा था, अब इधर से पढ़ेंगे तो ये CTAG पढ़ाएगा, तो फिर वो गड़बड़ कर देते। ये वाली बात नहीं कर रहा है वो, डायरेक्शन की जब बात करें तो हम प्राइम से कर रहे हैं, 5' to 3', 5' to 3', दोनों बराबर एक जैसी ही है। फिर palindromic sequence serve as a recognition site for many type 2 restriction endonuclease, yeah that is true। और इसी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये समझ में आया पैलिंड्रोम। अच्छा, एक दो चीजें पढ़ लेना, जैसे जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन सब आते नहीं हैं, बट इनके ना कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है, इको R1 कहाँ पे काटता है, बैम H1, आजकल वैसे आते नहीं इस तरह के क्वेश्चन, वैसे एक बार गो थ्रू कर लेना इसके लिए, है ना, और XO1 और PST, ये कुछ ऐसे हैं जो यूजुअली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइंड 2 पहला जो था आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाइंड 3, इनकी बेसिक स्टडी कर लेना, ज्यादा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। DNA A, B, G और DNA गायरेस पूछ लिया गया है। DNA A क्या करता है भैया, आपकी लोडिंग कराने में मदद करता है हेलिकेज की, सो इट रिकॉग्नाइज ओरी सीक्वेंसेस एंड ओपन डुप्लेक्स स्पेसिफिक साइट इन ओरिजिन, है ना। और लोडिंग कराने के बाद में DNA B क्या हेलिकेज है अपना जो अनवाइंड करता है। DNA G क्या है, ये आपका प्राइमर सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और DNA गायरेस ये आपका क्या करता है, टॉर्शनल स्ट्रेन को रिलीज करवाता है, नेगेटिव सुपरकॉइल को इंट्रोड्यूस करवा के। तो टॉर्शनल स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए हम पॉजिटिव सुपरकॉइल हो जाता है DNA, उसको फिर वापस नेगेटिव सुपरकॉइल में इंट्रोड्यूस कर देता है ये DNA गायरेस, ठीक है। रिवर्स गायरेस पता है ना, वो क्या करता है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है, रिवर्स गायरेस, ध्यान रखना है बात। तो पॉइसोमेरेस 2, द रैक ए प्रोटीन, ये रिकॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। रैक ए प्रोटीन, अगर तुमने बेसिक रिकॉम्बिनेशन का भी पढ़ा है चाय साइट वगैरह के बारे में तो पता ही होगा रैक ए के बारे में, और दैट्स व्हाई इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। कुछ समझाने जैसा नहीं था इसके अंदर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। सो दो तीन बातें, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, जिसमें हॉलिडे जंक्शन वगैरह कैसे काम करता है वो सब कुछ, स्ट्रैंड इन्वेजन, ब्रांच माइग्रेशन। देन the telomerase enzyme has the following activity। now this is a very interesting and a very controversial question, क्योंकि CSR में इसका आंसर दिया था that it is your DNA dependent DNA polymerase, और यहाँ पे मैंने आंसर शायद देखा है तो इट इज RNA डिपेंडेंट DNA polymerase। मुझे भी ये लगता है कि इट इज RNA डिपेंडेंट DNA polymerase, और अभी रिसेंट लिटरेचर्स में आई थिंक ये बदल देंगे अब, तो इट इज RNA डिपेंडेंट DNA polymerase। क्यों, क्योंकि जो उसकी टर्ड सीक्वेंस होती है वो RNA है, और उसको देख के ही आपका जो DNA होता है उसका जो 3' ओवरिंग होता है उसको आगे खींचा जाता है, तो इसी वजह से RNA डिपेंडेंट ही होना चाहिए। बट ऑब्वियसली कुछ बुक्स में DNA डिपेंडेंट भी लिखा हुआ है भैया, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, एंड बिलीव मी कितनी रिसर्च करने के बाद भी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता चला है कि इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे। सो होप सो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए वैसे, बट इस बार आया था तो इन्होंने ये बताया RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। CSR वाले बोल रहे DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। चलो आगे बढ़ो। Formation of the pre-replicative complexes pre-RC renders the cell competent for replication, an event called as, हाँ
तो अगर आपको प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाना है या प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाना है, जो कि काय में बनता है, कौन से फेज में बनता है भैया, जीवन फेज में बनता है ना, जानते हो ना, है कि नहीं। हाँ, तो अब जीवन फेज में बनता है तो अब मेरे सवाल सुन लो 2-3, ये सवाल तो जो है वो अपनी जगह है ही है। अगर मुझे इसमें सबसे पहले क्या लोड करूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, चलो ये मैं बता देता हूँ, ORC। ORC के बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स लोड होगा ये बताना है, और उसके बाद में क्या लोड होगा ये बताना है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, चलो CDT1 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। CDT1 की लोडिंग होगी, और CDT1 की जो लोडिंग है वो किसी एक चीज को लोड करवाती है और उसका नाम तुम बताओगे। और जब ये प्रॉपर लोड हो जाता है, जो चीज का नाम तुम बताने वाले हो, CDT1 जब प्रॉपर लोड हो जाता है तो उसी को हम बोलते थे कि भैया क्या हो गया, लाइसेंसिंग हो गई है। और CDT1 को हम बोल देते हैं कि भैया ये आपका लाइसेंसिंग फैक्टर भी की तरह भी काम करता है। लाइसेंसिंग क्यों है, ताकि एक बार जो पूरी सेल साइकिल चल रही है तो एक ही बार एस फेज हो और एक ही बार एप्लीकेशन हो, बाकी बार बार आपका रेप्लिकेशन ना हो, इसीलिए हम लाइसेंसिंग करते हैं। अगला, द फॉलोइंग फीचर अबाउट ADNA इज इनकरेक्ट। तो पहले तो डब्बा मार दो इनकरेक्ट पे। ADNA के बारे में पूछा गया। ADNA क्या होता है भैया, आपका मोटा ताजा, इस तरीके से राइट हैंडेड होता है। ZDNA होता है ना लेफ्ट हैंडेड। तो DNA इज अरेंज इन लेफ्ट हैंडेड। अरे पहला ही ऑप्शन गलत है, पहले ऑप्शन गलत है, मतलब हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, पहला ही ऑप्शन है। द बेस पेयर इन ADNA आर नॉट परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स। हाँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, थोड़ा सा प्रोपेलरी ट्विस्ट होते हैं वो। उसके अलावा आपका जो DNA इज अरेंज इन द राइट हैंडेड, ये सही बात है। आंसर ये है, बाकी सारी सही बातें हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर ये भी 11 होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। अगला, डुप्लेक्स DNA सीक्वेंस दैट रीड्स आइडेंटिकली ऑन बोथ स्ट्रैंड इज कॉल्ड। अभी बता के आया हूँ, पैलिंड्रोम। कुछ बताने की जरूरत है क्या बाबा इसमें, अब तो इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। चलो अगर तुम चाहते हो यहाँ पे 1-2 सवाल और पूछ लो तो ये भी बता दो, इन्वर्टेड रिपीट का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिख के देना है। डायरेक्ट रिपीट का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल और लिख के देना है। हॉलीडे जंक्शन मैंने अभी नाम लिया था, कुछ देखा होगा तुमने ऐसा। हॉलीडे जंक्शन का मतलब ऐसा करके होता है ना, ऐसा करके उसको रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व करने के बाद में वो फिर खुलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, which one of the following enzyme adds an extra adenine at the 3' end of the DNA strand? एक्स्ट्रा एडेनिन कौन लगाता है 3' end of the DNA strand? तो ये भाई साहब आपका काम है टेक DNA पॉलीमरेज का। बहुत अच्छा पूरा का पूरा प्रिंसिपल है इसके पीछे, अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट क्लिनो फ्रेगमेंट का कोई लेना देना नहीं इससे। क्लिनो DNA फ्रेगमेंट कैसे बनता है, या क्लिनो फ्रेगमेंट कैसे बनता है, आप क्या लेते हो, DNA पॉल 1 लेते हो, ले लिया, जो कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइड नहीं सॉरी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम है। फिर आप इसको क्या करते हो, ट्रिप्सिन से लाइसिस करवाते हो इसका, या फिर सेप्टिलाइसिन से लाइसिस करवाते हो, प्रोटियोलाइसिस, जिससे आपको 2 फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, एक शॉर्ट फ्रेगमेंट या स्मॉलर फ्रेगमेंट और एक लॉन्गर फ्रेगमेंट। ये एन टर्मिनस की तरफ से एन और सी है ये, और इस तरीके से आपके पास में 2 फ्रेगमेंट हो जाते हैं। ये है लॉन्गर फ्रेगमेंट। जो लॉन्गर फ्रेगमेंट होता है इसके अंदर आपकी क्या होती है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस होती है ना। इसके अलावा जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और इस वजह से ये प्राइमर रिमूवल में मदद करता है। प्रोकैरियोट DNA पॉल 1 है ना, प्राइमरी रिमूवल में मदद करता है ना ये। बस यही आंसर है इसका, कि भैया आपका क्लिनो फ्रेगमेंट का तो ये पूरा सेटअप बता दिया मैंने तुमको। तो ये याद रखना, पॉल 1 से बनता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम होता है, और ये पूरी की पूरी क्लिनो फ्रेगमेंट की प्रोसेसेस होती है। तो ये पॉलीमराइजेशन करवा देता है, ये प्रूफ रीडिंग करवा देता है, इसलिए क्लिनो फ्रेगमेंट आपका किसमें यूज किया जा सकता है, DNA रेप्लिकेशन में यूज किया जा सकता है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कोई मतलब का नहीं है, टोपोइसोमरेज कोई मतलब का नहीं है, आंसर क्या है, टेक DNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट, ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 2022। 2023 के पेपर्स खत्म हुए। ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन किए हमने, उसके अंदर 11 क्वेश्चन थे जो स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड मॉलिक्यूलर से। पहला सवाल, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द DNA इज हायर व्हेन द कंटेंट ऑफ व्हाट हायर विल लीड टू व्हाट मेल्टिंग टेम्परेचर हाई। सो मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब अगर अपन बात करें तो किसकी वजह से हाई होता है ये, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ DNA, जितनी बड़ी लेंथ ऑफ DNA होगी उतना ज्यादा आपका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा। इसके अलावा परसेंटेज जीसी कंटेंट, जितना परसेंटेज जीसी कंटेंट हाई होगा उतना ज्यादा होगा ये। इसके अलावा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप इन विवो की बात कर रहे हो तो इन विवो की बात कर रहे हो तो आपका न्यूट्रलाइजिंग हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स, मतलब कॉम्पैक्टेड अगर वो है तो। और क्या बच गया इसमें, हाँ इतना काफी है। सो ये 4 बेसिक पॉइंट्स है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है, 80 बेस पेयर इज हायर, नो 80 बेस पेयर हायर होने से आपका टाइम नहीं बढ़ेगा, जीसी बेस पेयर बढ़ने से बढ़ सकता है, ये इसका आंसर है।
IT बेस पेयर सेम एज GC बेस पेयर, नहीं इससे नहीं बढ़ेगा वो, GC बेस पेयर लोअर, ऑब्वियसली इनसे तो तीनों से ही नहीं होने वाला है। तो बेसिकली आंसर क्या होगा, GC बेस पेयर जो होना चाहिए वो 80 से ज्यादा हो, और इस वजह से TM बढ़ सकता है। TM के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो बेसिकली TM के जो कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले हैं परसेंटेज GC कंटेंट वाले, उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो एक बार देख लेना। अभी तक आया नहीं है बट आगे आ सकता है। परसेंटेज GC कंटेंट दे देंगे वो, या आपको वो कोई पर्टिकुलर चागाफ रूल के थ्रू GC कंटेंट निकालने को बोलेंगे और फिर उससे TM निकालने को बोलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना। In eukaryotes, nucleosome comprises of which one of the following stones? देखो न्यूक्लियोसोम का बेसिकली मतलब क्या होता है, हमारे पास ऑक्टामर होता है जिसमें हम बोलते हैं H2A, इसका एक पीछे खुद का वो है H2B, इसका भी पीछे एक वो है H3 और H4, ये इस तरीके से आपका ऑक्टामर होता है, ठीक है। और ऑक्टामर पे आपका क्या होता है फिर वो जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के थ्रू या पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के थ्रू आपका जो DNA होता है वो पॉजिटिव सुपर कॉइल अरेंजमेंट में यहाँ पे इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है H1 लिंकर, ठीक है, H1 लिंकर लगा होता है यहाँ पे, सही बात है। ये मच्छर परेशान कर रहा होगा। सो यहाँ पे क्या है H2A, H2B, H3, H4, ध्यान रखना न्यूक्लियोसोम जो है उसके अंदर ये चारों होते हैं। H1 जो होता है वो बाहर होता है, जहां जहां पे भी H1 लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि मैंने न्यूक्लियोसोम इसको बनाया है, H1 अलग से बाहर लगा हुआ है क्लिप की तरह, तो H1 लिंकर है और इसलिए तीनों ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो सकते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता होता कि न्यूक्लियोसोम जो है वो एक ऑक्टामर है और H1 जो है उस ऑक्टामर का हिस्सा नहीं है, H1 इज नॉट दी पार्ट ऑफ ऑक्टामर। नेक्स्ट, Now, what will be the length of the DNA molecule containing 10 million base pairs? तो बोला गया है कि 10 into 10 to the power 6 ये बेस पेयर का अपने पास में अमाउंट है, इतना लंबा DNA है, इतने बेस पेयर्स का है, तो मैं इसको 1 into 10 to the power 7 कर देता हूँ। 1 into 10 to the power 7 पूछा गया है, मैं मिलीमीटर्स में पूछा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको अभी के लिए, ठीक है, मिलीमीटर्स में पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 into 10 to the power 7, और एक बेस पेयर की दूसरे बेस पेयर से दूरी कितनी होती है, इट इज 3.4 into 10 to the power minus 10, तो 3.4 into 10 to the power minus 10, तो ये कितना हो गया 3.4 into 10 to the power minus 3, और माइनस 3 ये काय में चल रहा है सारा, ये आपका -10 लगाया मैंने, मतलब एंगस्ट्रॉम से लगाया, तो एंगस्ट्रॉम से लगाया तो अल्टीमेटली कितना हो गया ये मीटर्स में कन्वर्ट हुआ, और ये मीटर्स में है तो हमको मिलीमीटर्स में चाहिए, तो -3 से कन्वर्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 3.4 मिलीमीटर्स। एग्जैक्ट सिंपल क्वेश्चन था ये, 3.4 मिलीमीटर्स इसका डायरेक्ट आंसर है ये, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है मैंने, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करें और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने एंगस्ट्रॉम लिया है, एक बेस की दूसरे बेस से दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है ना, और एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 to the power -10, उसी को यूज किया यहाँ पे और वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मिलीमीटर्स में आंसर कर दिया। मिलीमीटर्स में पूछा था इसलिए मिलीमीटर्स में लिया है, वरना हम इसको आगे कन्वर्ट करके मीटर्स वगैरह में भी ले सकते थे, ठीक है। ये मीटर में है 3.4 into 10 to the power -3 मीटर्स। आगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब, भैया इसकी पूरी टेबल याद करके जानी है तुमको, अल्फा अमीनिटीन और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2, आरएनए पॉल 3, और इसमें सिंपल बात है ये आरआरएनए के लिए स्पेसिफिकली कोड करता है, ये एमआरएनए के लिए और ये टीआरएनए के लिए, इसके अलावा एमआईआरएनए यहाँ पे और आ जाता है ना, और आपका 5S यहाँ पे अलग से है जो अपने को याद रखना है ना, और 7S आरएनए SLRNA जो है वो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आरएनए हो गए। अब देख लो इसमें कौन कौन सा आंसर दिख रहा हो तुमको। अगर हम यहाँ पे बात करें आरआरएनए और टीआरएनए, देखो ये तो फर्स्ट और थर्ड में जा रहा है, तो पॉलीमरेज 2 पूछा है, ये गलत हो गया। एमआरएनए हो सकता है लेकिन टीआरएनए नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। एमआरएनए एंड 5S आरआरएनए देखो थर्ड में लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या बचा, एमआरएनए, एमआईआरएनए और एसएनआरएनए। यहाँ पे एक चीज और डाल देना, एसएनआरएनए जो स्प्लाइसिंग में काम आता है ना, आपके U1, U2, U3, U4 इस तरीके के। अगला, Which one of the following act as a linker stone? अभी बताया H1, कुछ बताने की जरूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट, for transcribing protein coding gene, the RNA polymerase form the pre-initiation complex in the association with, तो PIC कब बनाते हैं अपन, तो तुमको इसका आंसर लिखना है मेरे को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PIC, और नाम से समझ में आ रहा है कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास में जो ट्रांसक्राइबिंग फैक्टर्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुमने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि सबसे पहले डी आता है, फिर ए आता है, फिर वो उसके साथ में बी के साथ में आपका पॉलीमरेज वगैरह आता है, एफ आता है, फिर ई आता है और फिर एच आता है, और एच में हेलिकेसेस एक्टिविटी होती है और ये पूरा साइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका PIC बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारे 6 के 6 रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन 3-3 में ऑप्शन दे रखा है, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा।
देखो जहाँ पे एक तो दे रखा है सी जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। फिर आपको दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, डी और जी। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जी जैसा भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे भी जी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, और इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो बचा क्या अपने पास में, एच, एफ और डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, डी, ए, बी, एफ, ई, एच। उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा ना, देखो ध्यान से, जी है ही नहीं, सी भी नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सिंपल एलिमिनेशन लगाया मैंने, बस मेरे को ये याद था। ठीक है, नेक्स्ट। The motif commonly found in the core promoter of eukaryotic promoter coding region are। अच्छा, यूकैरियोटिक प्रोमोटर की बात करें तो मोटिफ 10 एलिमेंट एमटी इसको अपन बोलते हैं, एंड आपका टाटा जहां पे टीबीपीज बाइंड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एमटीई इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट। अगला सवाल क्या है भैया, देखो जरा। द मोस्ट लाइकली सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ एनएसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो एनएसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एनएसी जो है पूरी की पूरी आपकी एक जीन फैमिली है, बड़ी सारी, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लेकिन जिसको पता नहीं है वो सवाल सॉल्व ना करे, ये थोड़ा सा डायरेक्ट बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एनएससी का बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन, अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये प्लांट में जीन फैमिली के बारे में बात करें हम लोग, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स में भी हो सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि इनके अंदर भी सेमी ऑटोनॉमी है दोनों के अंदर, और इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इसलिए मैंने बोला कि जिनको पता है एनएससी का मतलब, वही इसके को सॉल्व करें। इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आता है तो जस्ट स्किप इट आउट, अपने को बहुत सारे सवाल मिलेंगे करने के लिए वहां पे। अगला क्वेश्चन, which one of the following enzyme help the DNA to overcome the tension generated by the unwinding during replication। तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब हम इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करते हैं तो आगे आपकी क्या होती है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट होने लगती है, क्योंकि ये ट्विस्ट यहाँ पे टाइट होते हैं, ट्विस्ट टाइट होते हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए आगे यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव सुपर कॉइल जनरेट होता है, वरना ट्विस्ट इतने टाइट हो जाएंगे और डीएनए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइल यहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका फिर आगे प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर वो इजीली खुलेगा नहीं, और इस वजह से पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिलीज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, टोपो आइसोमरेज, है ना, टोपो आइसोमरेज, जो टोपोलॉजी को चेंज करता है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग का खेल करके, है ना। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज topoisomerase, सिंपल क्वेश्चन है ना। इट इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपरकॉइल एंड रिलीव पॉजिटिव सुपरकॉइल, ध्यान रखना है। which one of the molecule possess नहीं सॉरी which one of the following molecule processes utilize 2 prime 3 prime dideoxyribonucleoside triphosphate। या बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन है ये भी। इसका क्या है आपका, सेंगर्स मेथड के बारे में बात कर रहा है वो, डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड। बाकी सारे ऑप्शंस तुम खुद से रीड करोगे, ट्रांसक्रिप्ट चेन इलोंगेशन कोई लेना देना नहीं, ओगाजा की फ्रेगमेंट कोई लेना देना नहीं है, डीएनए सिंथेसिस कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं है। सेंगर्स मेथड में यूज किया था ना डीडीएनटीपीस। अच्छा, सेंगर्स मेथड में डीडीएनटीपीस को चेन टर्मिनेशन क्यों बोलते हैं, ये भी बता दो यार। चलो, कैसे चेन टर्मिनेट हो जाती है डीडीएनटीपीस को यूज करने से, व्हाई चेन टर्मिनेट्स, इसका क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट। Given below are two statement, one is labeled as assertion and another is obviously तुमको पता है। Histone binds to DNA with high affinity, obviously they binds to DNA with high affinity, ये तो सही बात है। Histones are small protein rich in valine and isoleucine, no it is not rich in valine and isoleucine, what they are rich in, एक तो मैं बता दे रहा हूँ arginine, चलो दूसरा भी लाइसिन। आर्जिनिन लाइसिन में वो रिच होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली, और इसीलिए आपका जो रीजन है वो गलत हो जाता है। तो पहले में बोल रखा है रीजन ट्रू, ट्रू नहीं नहीं, इसमें बोल रहा है रीजन ट्रू, आंसर क्या है, रीजन इज फॉल्स, थर्ड वाला, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, विच एंजाइम विल डाइजेस्ट आरएनए इन डीएनए आरएनए हाइब्रिड। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आरएनएज एच, सिंपल क्वेश्चन था। मुझे बताओ कि आरएनएज ए कहां पे काम करेगा और ये करता क्या है, वर्किंग क्या है इसकी, आरएनएज ए की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बैम H1 तुम ऑलरेडी जानते हो, नहीं पूछूंगा ये आगे बढ़ो। नाउ which one among the following is an important constituent of RNA induced, रिस्क के बारे में अपन ने बात करी है, RNA induced silencing complex, जो कि आपका पूरा का पूरा डाइसर वगैरह और पूरा सेटअप होता है। रिस्क के बाद में एगो फैमिली आती है, एगो फैमिली जो होती है वो एग्रोनॉट प्रोटीन की फैमिली होती है, और वही इसका बेसिक आंसर भी है, एग्रोनॉट जो है उसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा रिस्क का कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। RNSP इसका कोई लेना देना नहीं इससे, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ये भी कोई मतलब नहीं, LHP ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। RNSP की वर्किंग में बताओ चलो। आई नो कि तुम बोल रहे हो इतना सारा सवाल हमसे पूछ रहे हो, तो भैया रिवाइज करो ना, दिमाग लगाओ, याद करो और आंसर करो, कमेंट कर दो, इससे बढ़िया रिवीजन क्या मिलेगा। अगला, टाटा बॉक्स इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज लोकेटेड इन, कहाँ होता है भैया टाटा बॉक्स आपका, प्रमोटर में, और कहाँ होगा, एनहांसर रीजन में नहीं होता है, वो तो बहुत दूर हो गया है, तो प्रॉक्सिमल कंट्रोल एक्सोन में भी नहीं होता है, इंट्रॉन में भी नहीं होता है। टीबीपी यहाँ पे बाइंड करता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स। अगला, ओके अगला क्या दिस वाज ऑल फॉर योर 2022, नाउ वी आर मूविंग ऑन 2021 पार्ट ए। पहला सवाल,
द म्यूटेशन दैट जनरेटेड टर्मिनेशन कोडॉन, या कल ही बताई थी ये बात, टर्मिनेशन कोडॉन अगर जनरेट कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन का क्या मतलब होता है ना, और साइलेंट म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, तो मिससेंस म्यूटेशन का आपका डिफरेंट अमाइनो एसिड अगर वहां पे आ जाए तो इस वजह से वो मिससेंस हो जाएगा। साइलेंट म्यूटेशन का आपका अमाइनो एसिड में चेंज तो हो, लेकिन मान लो कि वहां पे आपका पहले सपोज करो कि यू 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 से फिनाइलैलानाइन कोड हो रहा था, अब वहां पे आपका यू यू सी से फिनाइलैलानाइन कोड हो रहा है, तो म्यूटेशन तो हुआ, यू 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 बिकम यू यू सी, बट अभी भी अमीनो एसिड क्या है, फिनाइलैलानाइन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई योर साइलेंट म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन का क्या मतलब है, पहले म्यूटेंट था फिर से म्यूटेशन हुआ और वाइल्ड टाइप बन गया, दिस इज रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, कल एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, कुछ बच्चे ने कमेंट भी किया है शायद कि वो सर मिससेंस और वेस्टर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग समझ में नहीं आया, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो, सीरीज पहले खत्म कर लेते हैं फिर सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डिस्कस करेंगे आराम से। नेक्स्ट, which one of the following molecule causes catabolite repression of लेकोपेरॉन? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज। कैटाबोलाइट रिप्रेशन में सीन क्या होता है सर आपका, ये आपका सपोज लेकोपेरॉन है, ZYA, इसके बाद में आप बोलते हो यहाँ ऑपरेटर लगा दो, यहाँ प्रमोटर लगा दो, यहाँ पे कैप बाइंडिंग साइट होती है ना, जो कि साइक्लिक एएमपी, सीआरई भी ज्यादा बेटर वर्ड होगा यहाँ पे, साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट होता है ये, और यहाँ पे आपका साइक्लिक एएमपी के साथ में जब कैप आके बाइंड करती है, मान लो साइक्लिक एएमपी लगा दिया, साइक्लिक एएमपी, तो यहाँ पे जो होता है आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल होता है वो बहुत तेज हो जाता है, तो बहुत तेजी से आपका क्या होता है फिर ग्लाइकोपेरॉन ट्रांसक्राइब करता है। सो ये कब होता है, जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो ग्लूकोज का लेवल जब कम होगा और लैक्टोज का लेवल जब अच्छा खासा होगा, तो ग्लूकोज का लेवल कम होने से साइक्लिक एएमपी जो होगा वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली एडिनाइलेट साइक्लेज, और उस वजह से आपका कैप को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, कैप को एक्टिवेट करेगा विच इज योर सीआरई एक्टिवेटिंग प्रोटीन, है ना, और सीआरई एक्टिवेटिंग प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो बहुत तेजी से आपका ट्रांसक्रिप्शन चलेगा। लेकिन अगर आपका ग्लूकोज, अब जब आप लैक्टोज को मेटाबोलाइज करोगे, तो लैक्टोज जब यूज करोगे लेकोपेरॉन के थ्रू, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा लैक्टोज को, और इस वजह से ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो बढ़ने लगेगा, और फिर ये ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ने लगेगा तो ये साइक्लिक एएमपी के लेवल को क्या करेगा, ड्रॉप करने की कोशिश करेगा नेगेटिव रेगुलेशन के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जो कैटाबोलाइट बना आपका, ये कैटाबोलाइट मतलब कैटाबोलिज्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, आपका रिप्रेशन कर रहा है ऑपेरॉन का, क्योंकि जैसे साइक्लिक एएमपी का लेवल ड्रॉप होगा ग्लूकोज बढ़ने से, आपका यहाँ से ये कैप जो है वो हट जाएगा, और आपका जो वापस से ये है ट्रांसक्रिप्शन इसका लेकोपेरॉन का, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, चाहे लैक्टोज बहुत ज्यादा रहे, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है इस वजह से ये एक तरह का रेगुलेशन है कि जब हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो हम लैक्टोज को तोड़ना रोक देंगे, फिर जैसे ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा फिर से चालू हो जाएगा, तो साइक्लिक एएमपी के लेवल ऊपर नीचे चलते रहते हैं। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। आगे, which nuclease of bacteria is responsible for degrading the genome of the invading lambda phage? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसी से तो अपन ने पता किया था ना, किसने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? एक नाम मैं बता दे रहा हूँ, स्मिथ, एक नाम तुम बताओ क्या था, दूसरा साथ में कौन थे, स्मिथ के भाई। अगला, एट विच फेज ऑफ द ग्रोथ कर्व आर बैक्टीरिया मोर सेंसिटिव टू एम्पिसिलिन? जब वो धड़ाधड़ ग्रो कर रहे होंगे तब वो ग्रोथ के टाइम पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव होंगे, इट इज लॉग फेज। लैग फेज में वो अपने आप में एडेप्टेशन करके एक्लेमेटाइजेशन कर सकते हैं एम्पिसिलिन के लिए, स्टेशनरी फेज में उनकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है, और डिक्लाइनिंग फेज में तो ऑब्वियसली कोई मतलब ही नहीं है, तो लॉग फेज में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज, अरे यार बहुत सिंपल है, कैन नॉट इनिशिएट, अच्छा पहला देखो, कैन इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस डी नोवो, कैन इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस डी नोवो, नहीं खुद से तो शुरुआत से थोड़ी बना सकता है, बिल्कुल शुरुआत से दो न्यूक्लियोटाइड्स पकड़ के नहीं कर सकता काम, सही पूछा ना, हाँ, कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस, या बिल्कुल, सिंथेसिस डीएनए इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, अनबाइंड्स डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, दोनों उल्टा लिखा हुआ है, इस वजह से गड़बड़ है इसमें ना, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर होता, 3 प्राइम टू 5 प्राइम नीचे होता, सही होता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नाउ पार्ट बी ऑफ 2021, चलो पहला सवाल, इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस, ठीक है भैया, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस है जिसकी लेंथ है 250, ओके, ये जरूरी था बनाना वरना कंफ्यूजन होता है इसमें, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको, देखो ऐसा बोला है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेंथ है 250, कुछ इस तरीके से, है ना, जिसके अंदर 30% थाइमीन है, तो 250 का 30% कितना हो गया भैया,
अब नीचे तो मैं चाहूँ तो ऐसे करके 30 से डिवाइड करके 100 कर सकता हूँ, बट इतनी छोटी सी मैथ से क्या करना है इसको, 75 इसका आंसर हुआ। तो 75 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो क्या है, थाइमीन है। ओके, द नंबर ऑफ एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट आर। तो देखो तुमने एक बेसिक रूल पढ़ा होगा चारगाफ का, जो कि यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए में लगता है, लेकिन A प्लस टी इज इक्वल्स टू G प्लस सी तो अपन लगा ही सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली ये पेयरिंग के लिए यूज होता है, लेकिन तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो A प्लस टी का जो रेशियो होता है वो G प्लस सी के बराबर रहना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं कि नेचुरली ऐसा मिलता भी है। तो अगर T यहाँ पे 75 है, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ए और डी को सेट करने के लिए यहाँ पे भी किसी को 75 देना पड़ेगा। 75 कितना हो गया, 150 हो गया, बचा 250, तो 50 बाकी दो को दे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये जो सेट है, अगर तुमने ये कैलकुलेशन याद नहीं रखी कि इक्वल करना है, तो तुम ऑप्शन ए भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें भी 250 पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी 250 पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी 250 पूरा कंप्लीट हो रहा है। बेसिकली ये कैसे पता करेंगे कि थाइमीन वाला जो 75 निकाला है वो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, उसके लिए ये याद होना जरूरी है, ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी। तो इस केस में क्या होगा, देखो एडेनिन पूछा है, एडेनिन कितना आ रहा है हमारा 50, और 50 इस ऑप्शन में आ रहा है क्या, आ रहा है। उसके बाद में बोला है क्या आपका गुआनिन, गुआनिन देखो 50 है क्या, हाँ है 50 है। फिर थाइमीन साइटोसिन देखो 75 ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी कोई से भी ट्राई करके देखोगे तो दिक्कत ना होगी, ट्राई करके देखना भले, ठीक है। अच्छा, चागाफ रूल और क्या क्या हो सकता है, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करने का दिया जा सकता है। अब मान लो एक सवाल तुम्हारे लिए मैं ये बना दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 280 बेस पेयर का एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 280 बेस पेयर का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ इस तरीके से। और इसमें अभी सवाल मैंने अभी बनाया नहीं है, तो मैं अभी सोच के बना रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसके अंदर मान लो 42% जो है वो एडेनिन है, 42% एडेनिन है इसके अंदर। आपको ये बात बताना ही है कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, हाउ मेनी पॉसिबल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ पॉसिबली बोल सकते हैं, बट आप तो डायरेक्टली बताओ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप यहाँ पे देखोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे इसमें। 42% एडेनिन दिया है मैंने, 280 कुल बेस पेयर है इसके अंदर, ठीक है, या हाँ चल जाएगा। 280, ये काम करो न्यूक्लियोटाइड ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स 280 न्यूक्लियोटाइड्स। अगला, ड्यूरिंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, देखो रेप्लिकेशन से बहुत सारे सवाल है और यूजुअली यूकैरियोट से ही है, यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन डिग्रेड्स द आरएनए प्राइमर, तो यहाँ पे डैश है बेसिकली, डैश डिग्रेड्स द आरएनए प्राइमर बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। आरएनएस H1, आरएनएस H1 जो है ये आपका प्राइमर डिग्रेडेशन आरएनएस H कर सकता है वैसे, बट इसमें जो बेटर आंसर होगा वो होगा आपका ये वाला FAN1 एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा का पूरा FAN1 एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, तो ये इसका आंसर है FAN1। तो इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और इसको हम नाम भले एंडोन्यूक्लियस फ्लिप एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, बट इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहती है। अगला, though DNA and RNA are nucleic acid, isolating RNA in the laboratory require extreme precaution and pre-preparation than isolating DNA। सीधा सीधा कारण है आपका 2 प्राइम पे OH होना, 2 प्राइम पे OH होने की वजह से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है अल्कली और बाकी अटैक के लिए है, और इसी वजह से हमको इतनी ज्यादा इसके माथा पच्ची रहती है। एंड ये सिंपल सा आंसर है, RNA इज मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस देन DNA, है ना, मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस देन DNA। लेसर RNA कंटेंट पर सेल देन DNA, ऐसा तो नहीं है भैया कि लेसर आरएनए कंटेंट, इसका क्या लेना देना है कि उसको बहुत ज्यादा संभाल के निकालना पड़ता है, आरएनए स्मॉलर देन दिस डीएनए हो सकता है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है कि भैया बहुत ज्यादा ढंग से प्रिपेयर करके प्रिकॉशन के साथ निकालना है। आरएनए मॉलिक्यूल टेंड टू फॉर्म आरएनए आरएनए हाइब्रिड, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है उससे, ठीक है। अगला, टाइप 2 पी टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल ऑलवेज, ये अभी अभी बताया था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है यार बाबा, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। अच्छा, टाइप 1 कहाँ पे कट लगाता है, अगर वो एक्स को मान लो रिकॉग्नाइज करता है, तो क्या वो एक्स पे ही कट लगाएगा, क्लीवेज उस पर ही होगा, मतलब इसी साइड पे वो क्लीव करेगा, या फिर वो एक्स को रिकॉग्नाइज करेगा और वाई पे क्लीव करेगा। तो इस पे थोड़ा सा टिप्पणी करना भैया आपने जरा, क्लास 1 की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा वाला स्टेटमेंट सही लिखा है मैंने दोनों में से। नाउ 2020 पार्ट ए, 2021 के सवाल हुए, अब 2020 पहला क्वेश्चन। हिस्टोन्स, अरे यार अभी अभी बात करी अपन ने, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में बेसिक अमीनो एसिड मिलते हैं, आर और के, अभी बताया था ना, है मोलिकुलर वेट इन एक्सेस ऑफ 1000 सॉरी 1 लाख डाल्टन, किसी ने बताया नहीं इसके बारे में। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ये बीटा है, हाँ
अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट कंटेन बोथ, इसके बारे में कोई लोड नहीं, हमको पता ही नहीं इसके बारे में कुछ इतना डिटेल, अभी हम मान ही नहीं रहे उसके बारे में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्रिटिकल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन, क्या क्या क्रिटिकल है जीनोम रेप्लिकेशन के लिए? लाइगेज, पॉलीमरेज, हेलिकेज, तीनों ही है भैया, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। क्यों? लाइगेज जो होगा वो आप प्राइमरी मोबाइल के बाद में चिपकाने की कोशिश करोगे, चिपकेगा नहीं, तो पॉलीमरेज के बिना तो पॉलीमराइजेशन ही नहीं होगा, रेप्लिकेशन, हेलिकेज के बिना खुलेगा नहीं, एंजाइम्स जुड़ नहीं पाएंगे, अगेन रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। आगे, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन इज, जस्ट मैंने अभी बताया चिपकाने का काम करता है ये, कौन से? जो दोनों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम है, किसका भाई साहब? लाइगेज का, है ना। तो लाइगेज का अगर हम बात करें, ये रहा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट एंड द 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ द नेक्स्ट ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, इन दोनों को चिपकाने का काम है ये लाइगेज का। बेस पेयरिंग नहीं करवाता है ये भैया, है ना। उसके अलावा न्यूली न्यूक्लियोटाइड लैगिंग स्ट्रैंड पे नहीं जुड़ता है, न्यूली न्यूक्लियोटाइड लीडिंग स्ट्रैंड, ये तीनों ही काम गलत है। सीधा सीधा क्या काम है? चिपकाने का काम, ग्लू। अगला, द जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट, हम जानते हैं बात, ट्रिपलेट है वो, सही बात है, जिसके अंदर 64 कोडॉन्स होते हैं। हाउ मेनी कोडॉन्स वुड बी पॉसिबल इफ द कोडॉन इज डबलेट? देखो अगर डबलेट होता तो हम यहाँ पे ए रख लेते हैं, है ना, ए के सामने फिर ए जी और आपका ये हो जाता, ए के बाद में क्या आ सकता है यहाँ पे? 4 पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे है एटीजीसी की, और 4 ही पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे है एटीजीसी की, तो 4 इंटू 4 कितने हो गए? 16। आंसर तो तुम्हारा 16 हो गया कि भैया डबलेट कोडॉन होता है तो 16। बट प्रॉब्लम क्या है, डबलेट क्यों नहीं रखा? डबलेट इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमको कुल अमीनो एसिड्स चाहिए 20 जो कोड हो हमारे जेनेटिक कोड से, और यहाँ पे 16 ही कोड हो रहे हैं, तो 4 कम है, और इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या रखा है? 64। तो हमने क्या किया, पहले वाले पे 4 पॉसिबिलिटी, दूसरे वाले पे 4 पॉसिबिलिटी, तीसरे वाले 4 पॉसिबिलिटी, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो 64 कोडॉन्स रखे हैं और उसमें 20 अमीनो एसिड कोड करवाते हैं। इसका आंसर क्या है? अगर 2 होते डबलेट होते तो 16, ये रहा 2 होते तो डबलेट 16। न्यूक्लियोटाइड लिए मैंने ना 4-4। नाउ व्हाइल वर्किंग इन द लैब यू फॉरगेट टू कीप एंजाइम बैक इन द फ्रिज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल बी लीस्ट अफेक्टेड ऑन बीइंग लेफ्ट आउटसाइड? अच्छा, अगर आपने बाहर छोड़ दिया गलती से एंजाइम्स को, अब कौन सा वाला ऐसा एंजाइम होगा जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बाहर रहने पे भी? बैमेचमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी इस पे तो दिक्कत आ सकती है, हीट टेम्परेचर। टोपोइसोमरेज, इस पे भी दिक्कत आ सकती है। टेक डीएनए पॉलीमर, भाई साहब इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, थर्मोफाइल है ये। डीएनए लाइगेज, इस पे भी दिक्कत आ सकती है, एंड दैट्स व्हाई सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था कि हाई टेम्परेचर पे किस पे लफड़ा नहीं पड़ेगा, तो टेक डीएनए पॉलीमर पे नहीं पड़ेगा। अगला, पार्ट बी 2020, ठीक है। तुम सोचोगे इतने इतने सवाल आ रहे, क्या नहीं इतने सवाल नहीं आ रहे, बहुत सारे क्वेश्चन बायोकेम में, मेथड्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बार बार उस तरह के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल मतलब, which one of the following can be extended by clinofragment upon addition of DNTPs and magnesium? अभी समझा था क्लिनोफ्रेगमेंट, इसके अंदर क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपकी पॉलीमरेज एक्टिविटी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या है आपकी? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो बढ़िया काम कर सकता है ये। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को नहीं पकड़ सकता है, अपन बिना टेम्पलेट के काम नहीं करेगा ये। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट विथ अ 5 प्राइम ओवरहैंग, बना के देखे, एक रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है जो कि 5 प्राइम ओवरहैंग है जिसके अंदर, ये अगर 5 प्राइम ओवरहैंग है तो ये 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, और ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा। हम हमेशा जानते हैं कि 3 प्राइम से आपका इस आगे बढ़ता है, तो या दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 5 प्राइम ओवरहैंग वाला रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यूज करो, क्लिनो फ्रेगमेंट इसको आगे बढ़ा देगा क्योंकि इसके अंदर टेम्पलेट भी है और सारा प्रोसेस भी है, डीएनटीपी और मैग्नीशियम तो दे ही दिया है आपने, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 प्राइम ओवरहैंग का क्या मतलब है? 3 प्राइम ओवरहैंग का मतलब है ऐसा, जरा कुछ इस तरीके से 3 प्राइम ओवरहैंग का मतलब है, अरे यार उल्टा बना दिया, वेट अ मिनट, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, इधर से बनेगा ये 3 प्राइम हो गया इधर का, और ये हो गया 5 प्राइम। मतलब 3 प्राइम ओवरहैंग इसको कहाँ एक्सटेंड करोगे आप? 5 प्राइम पे थोड़ी चिपका सकते हो इधर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। तो 3 प्राइम वाला जो है वो गलत है, 5 प्राइम वाला जो है वो सही है। ब्लंट एंड है तो फिर भाई ये ब्लंट एंड है तो फिर टेम्पलेट नहीं काम नहीं करेगा, टेम्पलेट डिपेंडेंट है, ध्यान रखना क्लिनो फ्रेगमेंट। विच हिस्टोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, जस्ट अभी बताया था H1 लिंकर है ये, हिस्टोन में नहीं होता, ऑक्टामर में। Which of the following are not transcribed by RNA polymerase 2, ये भी जस्ट अभी बता के आया हूं मैं। देखो जो बातें हो गई ना बार बार उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब कुछ बहुत देर से सवाल नहीं पूछा ना, ये बताओ SNO RNA का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SNO RNA? SNO RNA, है ना, ये बताना। चलो एक दो और पूछू क्या? siRNA और miRNA के बीच में क्या अंतर है, ये भी बता दो, इसके बारे में हमने पढ़ा है, ये भी बता देना, siRNA miRNA के बीच में क्या अंतर है।
ओके, सो कौन सा पॉल 2 से ट्रांसक्राइब नहीं होता भाई साहब आपका? टीआरएनए और 5एसआरआरएनए, क्योंकि ये किससे होते हैं? ये पॉल 3 से होते हैं। हमसे पॉल 2 पूछा गया है, आगे बढ़ो, चलो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ओके, इनकरेक्ट पेयर पूछा है सर। डीएनए इज वन। डीएनए इज वन एक रैंडम क्लीविंग एंजाइम है जो कि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट लगाता है क्या? बिल्कुल लगाता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को भी कट लगा सकता है ये, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। डायरेक्टली पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, बट फिर भी देख लेते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेट, ये 5 टाइम लेबलिंग में यूज करते हैं, बिल्कुल सही लिखा है ये। डीएनए पॉलीमरेज 1 यूनिक ट्रांसलेशन में यूज किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये तीनों ही। आगे अगला, द क्लोर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ओके, इन द क्लोर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए बना देते हैं क्लोर लीफ स्ट्रक्चर को फटाफट से। कुछ ऐसा होता है क्लोर लीफ स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें एंटीकोडोन आर्म है, ये डीएचयू आर्म है, टीसाइसी आर्म है, वेरिएबल आर्म है, और यहाँ पे क्या है? अमीनो एसिड जुड़ता है यहाँ पे, है ना। और इसके अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है सीसीए वगैरह करके, सीसीए 3 प्राइम 5 प्राइम वगैरह, है ना, पूरा प्रोसीजर रहता है। यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ता है, तो अमीनो एसिड अटैच्ड एट एक्सेप्टर स्टेम, दिस इज योर एक्सेप्टर स्टेम। सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला, in the DNA helix the GC and AT base pairs। ओके, डीएनए हेलिक्स के बारे में बात करा गई है, और ऐसा बोला गया है कि भाई साहब ऐसे डीएनए हेलिक्स है, मान लो यहाँ पे जीसी पेयर है और यहाँ पे आपका एटी पेयर है, तो एटी के बीच में डबल बॉन्ड, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। और आपसे बोला गया है कि अच्छा बताओ इसमें क्या सेट चलता है? तो स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये बात तो बिल्कुल सही है, बेस स्टैकिंग पढ़ते हैं अपन। स्टैक साइडवेज, नो, साइडवेज नहीं होता है। ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये भी सही बात है। स्टैक साइडवेज, ये गलत है। तो 3 और 1 में से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर टू द पैरेलल हेलिकल एक्सिस, पैरेलल टू द हेलिकल एक्सिस। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ये एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, यहाँ पे ये जी है, यहाँ पे ए है, एक के ऊपर एक है, तो क्या है? परपेंडिकुलर है पैरेलल एक्सिस के, या ये पैरेलल है पैरेलल एक्सिस के, इसके हेलिकल एक्सिस के? डेफिनेटली तुम देख ही पा रहे होंगे कि क्या है, ऐसे लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। मान लो इसको ए बोल दो, इसको जी बोल दो, और ये किसके? हेलिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पैरेलल नहीं होता है ना, पैरेलल नहीं होता। पैरेलल होने का मतलब था ऐसे लगे होते हैं, यूं, जी ऐसा होता, ए ऐसा होता, तब बोलते हैं अपन। नेक्स्ट, डाइजेशन, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, इट इज डाइजेशन of a 5 kb linear DNA with BAM H1 leads to generation of 2 fragment of size 2 kb and 3 kb। बना देते भैया इसको। एक 5 kb का फ्रेगमेंट लिया, उसको काटा BAM H1 से, तो एक फ्रेगमेंट यहाँ पे कट लगाया उसने, एक 2 kb का फ्रेगमेंट दिया और एक 3 kb का फ्रेगमेंट दिया। ठीक है, दिख रहा है सही, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। फिर आपने उसी तरीके के डीएनए को दूसरा सेगमेंट लिया है, उसी डीएनए को आपने फिर कट लगवाया हाइंड 3 के साथ में, जिसमें 3 फ्रेगमेंट्स मिले आपको, और 0.7 का, 0.8 का और 3.5 केबी का। तो एक दूसरा 5 केबी का डीएनए लिया, उसको कट लगवाया, तो 0.7, 0.8, थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, 0.7 ज्यादा ऊंचा बना दे, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तो। 0.8 और एक 3.5 का फ्रेगमेंट मिला। लेकिन जब दोनों का डाइजेशन करवाया, दोनों को एक साथ आपको कट लगवाया BAM H1 और हाइंड 3 का, तो फिर आपके 0.7, 0.8, 0.3 और 2.2 केबी का अरेंजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ कट लगवा रहे हैं तो 0.7, 0.8 का देख लेते हैं अपन। 0.7, 0.8, 1.3 और 2.2। देखो अब है ना, एक चीज को समझना, दोनों को एक साथ कट लगवा रहे हैं तो 0.7 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 2.2 और 1.3 आ रहा है, 1.3 और 2.2। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो एक कट जो है वो यहाँ पे कॉमन है, तो BAM H1 जो है वो एक जगह यहाँ कट लगवा रहा है, जिस तरीके से। तो BAM H1 एक जगह कट लगवा रहा है और दो जगह कौन कट लगवा रहा है? हाइंड 3 आपका कट लगा रहा है कुछ इस तरीके से। सो ये पूरा का पूरा सेटअप हो जा रहा है, और इसी में हम बोल रहे हैं कि भैया BAM H1 की एक साइट है, बिल्कुल सही बात है ये, और हाइंड 3 की क्या है आपकी? बिटवीन 2 हाइंड 3 साइट्स। तो दो हाइंड 3 की साइट्स के बीच में एक BAM H1 की साइट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्टली बस तुमको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, बहुत सिंपल सही था ये। अगला, Which one of the following is not a feature of bacterial? Not पूछा है, ध्यान रखें इस चीज का। Not a feature of bacterial DNA replication. Semi discontinuous,
सेमी डिसकंटिन्यूअस थोड़ी ऐसा कुछ होता है, एक कंटिन्यूअस होती है स्ट्रैंड और एक डिसकंटिन्यूअस होती है। सेमी डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, बट फिर भी देख लेते हैं आगे। चेन ग्रोथ इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिल्कुल सही है ये। सेमी कंजर्वेटिव, ये भी सही है। यूनिडायरेक्शनल, हाँ ये भी सही है। यूनिडायरेक्शनल मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही चलता है हमेशा। और अब यहाँ पे एक बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, वो समझेंगे अरे यार हमने तो जब है ना बैक्टीरियल रेप्लिकेशन पढ़ा था ना, तो हमारे सर ने या हमारी मैम ने तो ऐसे बताया था कि ऐसे बनाओ बच्चों और फिर इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क बना लो और फिर उसमें क्या करो, एस लाइन बनाओ, फिर बोलो कि एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है। तो फिर यूनिडायरेक्शनल कैसे हुआ, तो वो क्या करेंगे, सेमी डिसकंटिन्यूअस को यहाँ पे बोल देंगे कि सॉरी यूनिडायरेक्शनल जो है वो गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो और बाकी सबको लगा देंगे कि भैया बाकी तो सब सही है, लेकिन आंसर सेमी डिसकंटिन्यूअस है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया है कि कौन सा वाला जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसके बारे में बताओ, आपसे बोला गया है कि कौन सा फीचर नहीं है। तो ऑब्वियसली यूनिडायरेक्शनल ही तो होता है रेप्लिकेशन, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। 5 प्राइम से चलेगा 3 प्राइम की तरफ ही चलेगा, क्योंकि कोई भी पॉलीमरेज जो है वो आपका 5 प्राइम पे पॉलीमराइजेशन कर ही नहीं सकता है, उसको प्री एग्जिस्टिंग 3 प्राइम होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आपका यूनिडायरेक्शनल जो है वो सही है। सेमी डिसकंटिन्यूअस जो है वो क्या है, नॉट करेक्ट है। अगला, a class of temperature-sensitive E. coli mutants defective in DNA replication were identified that ceased DNA replication immediately upon increase in temperature. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया है, रेप्लिकेशन जो है वो अचानक से रुक गया है, सीज कर गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर लाइकली टू बी डिफेक्टिव इन दिस म्यूटेंट्स। देखो पहली चीज तो समझो कि अभी रेप्लिकेशन चल रहा था, चलते चलते जैसे ही आपने फट से बढ़ाया टेम्परेचर, रुक गया है। इसका सीधा सीधा मतलब इनिशिएशन जो है वो तो चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। सेग्रीगेशन स्टेप ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। टर्मिनेशन, अभी तक टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं है, नहीं तो वो अचानक से क्यों रुकता, आपको पता ही नहीं चलता कि वो रुक गया है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, इलोंगेशन है। कि टेम्परेचर सेंसिटिव ई कोलाई म्यूटेंट्स हैं, जब आप अचानक से टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका जो इलोंगेशन स्टेप होता है वो रुक जाता है। इनिशिएशन वो प्रॉपर करते हैं, टर्मिनेशन भी प्रॉपर कर पाते हैं, सेग्रीगेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलोंगेशन में दिक्कत है। समझ में। अगला क्वेश्चन, सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए, सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए बाय, तो चिप ऐसे याद कर सकते हो तुम इसके अंदर, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, चिप ऐसे उसको हम बोल सकते हैं सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन है डीएनए का प्रोटीन के थ्रू, एंटीबॉडीज यूज करते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, मेजर ग्रुप पे लगाते ज्यादा अपन है ना इसको, फॉस्फेट बैकबोन पे नहीं जुड़ते हैं प्रोटीन, हिस्टोन्स का कोई लेना देना नहीं सीक्वेंस स्पेसिफिक में। माइनर ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, नैरो होता है, और इस वजह से इसमें प्रोटीन जुड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ एक प्रोटीन अलग से याद रखना है, विच इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो आपके माइनर ग्रुप पे एडिशन कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे जो यूजुअल प्रोटीन है वो मेजर ग्रुप पे ही जोड़ता है। तो एंटीबॉडी वॉन्टीबॉडी सभी इसी पे जुड़ेगी। नाउ in a DNA molecule, two antiparallel strands that are complementary in their nucleotide sequence are paired to form what they are going to form. They are going to form a right-handed double helix with 8 nucleotide. No, not 8 nucleotide. They are going to form right-handed double helix with 10 nucleotide pairs per helical turn. BDNA के basic feature के बारे में बात कर रहा है ये. Next question. DNA glycosylases are DNA repair enzyme involved in. अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। AP कंडीशन प्रोड्यूस करता है ये, है ना, जब आपका ये प्यूरिन और पिरिमिडिन को हटाया जाता है। एपी कंडीशन का मतलब समझ गए, एपियूरिनिक एपिरिमिडिक कंडीशन, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है। तो ये काम में यूज किया जाता है बेस एक्सेशन रिपेयर में। ओके, नाउ तुमको मुझे ये बात बतानी है कि जब अपन इसको एपी कंडीशन को यूज कर बना रहे हैं, तो एपी कंडीशन हम क्यों बना रहे हैं, व्हाई वी आर क्रिएटिंग द एपी कंडीशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताना मुझे। बेस एक्सेशन रिपेयर का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, और कोवेलेंटली सर्कुलरली क्लोज्ड डीएनए, सीसीसी, कोवेलेंट सर्कुलरली क्लोज्ड डीएनए का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा, कोवेलेंट सर्कुलरली क्लोज्ड डबल स्टैंडर्ड है ना ये। ओके, मैं वैसे बना रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड तुमको ऑलरेडी पता है ऐसे बनता है। अरे सॉरी, ऐसा नहीं, अच्छे से बनाते हैं यार, तो बना रहे हैं तुम। लाइक दिस, तो ये कोवेलेंटली सर्कुलरली क्लोज्ड डीएनए हो गया। इसको रिलैक्स स्टेट में रखा हुआ है, अभी रिलैक्स स्टेट में है, मतलब रिलैक्स स्टेट है मतलब पॉजिटिव सुपरकॉइल नेगेटिव W = 0 पे है, 30 डिग्री पे। What will happen if the water temperature increases to 60 डिग्री, तो पहले हम बोलेंगे कि ये टेम्परेचर 60 डिग्री पे लेके गए, फिर उन्होंने बोला कि फिर डिग्रीज करके 10 डिग्री पे लेके आ गए। आपको बताना है कि इसमें सेटअप क्या होगा। देखो, डीएनए विल बी रिलैक्स एट 60 डिग्री एंड पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड एट 10 डिग्री। तो रिलैक्स तो 30 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री पे रिलैक्स होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। डीएनए विल अंडरगो पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग एट 60 डिग्री एंड नेगेटिव सुपरकॉइलिंग एट 10 डिग्री। ओके, इसका क्या मतलब है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी उसके अंदर, और जब टेम्परेचर गिराओगे तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी। तो यूजुअली जब रिलैक्स स्टेट में हमारा डीएनए होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो इस तरीके से है। जब आप इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है आपका,
ये आपका लूज होता है। मतलब लूज हो रहा है मतलब क्या है, अगर तुमको याद आ रहा हो तो इस तरीके से लूज हो रहा है, और लूज होने की वजह से इसके अंदर क्या है कि आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का सेटअप होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो। सो व्हेन देयर इज 60 डिग्री, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आपकी और स्टेबल होती जाएगी जैसे जैसे आप उसको ठंडा करते जाओगे। ठीक है। और दूसरा क्या है, देने विल अंडरगो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग 60 डिग्री एंड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इन 10 डिग्री। एक ऑप्शन ये वाला भी मुझे लग रहा था कि पॉसिबल है इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है कि वो किस तरीके से समझाना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि रिलैक्स डीएनए यहाँ पे है तो यूजुअली जब ये हाई टेम्परेचर पे होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो ये नेगेटिवली सुपर कॉइल की तरफ भी जा सकता है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत है, मतलब मैंने इस पे भी काफी पढ़ा, बट ये इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर मुझे मिला नहीं है। बट हम एक बेसिक मान के चले तो हम बोल सकते हैं कि एक नेचुरल डीएनए जो है वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होगा। जब आप उसको टेम्परेचर दोगे तो उसके अंदर क्या होगा, सुपर कॉइलिंग जो होगी वो पॉजिटिव वाली इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और जब ठंडा करोगे तो उसकी जो खुद की सुपर कॉइलिंग है नेचुरल नेगेटिव सुपर कॉइल, वो और ज्यादा क्या होगी, प्रॉपर तरीके से स्टेबल होती जाएगी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बट या ये ऑप्शन पे भी मेरे को थोड़ा डाउट है। बाकी मैं और इस पर रिसर्च करता हूँ, अगर कुछ अच्छा निकल के आएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट, नाउ लास्ट पेपर 2019 पार्ट ए, पहला क्वेश्चन, which one of the following statement is not true for an enhancer element? Now what is enhancer element? These are proximal control element, और ये बहुत दूर से काम करते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ये, और इसके बेसिस पे आपके ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को बढ़ाते हैं। इट कैन बी डाउन स्ट्रीमिंग ऑफ द जीन इट रेगुलेट्स, या बिल्कुल हो सकता है। आपसे पूछा नॉट ट्रू, इट कैन ओनली रेगुलेट अ नियर बाय जीन, अरे जस्ट अभी बोला कि बहुत दूर से काम करते हैं, प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट है, तो सिर्फ नियर बाय जीन को रेगुलेट करे ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। इट कैन बी अपस्ट्रीम ऑफ द जीन, बिल्कुल हो सकते हैं ये क्योंकि बहुत दूर है। इट कैन बी विद इन द इंट्रॉन ऑफ द जीन, एग्जैक्टली दे आर इन द इंट्रॉन ऑफ जीन एज वेल। सो डेफिनेटली ये तीनों ही सही है, बी वाला गलत है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, हाँ ना, तो एनहांसर साइलेंसर के बारे में पढ़ लेना था, इस पे भी सवाल आते हैं। अगला, of the double-stranded DNA sequences given below, the sequence that is expected to have higher melting temperature, जिसमें GC कंटेंट सबसे ज्यादा है, खुद से गिन लो तुमको पता चल जाएगा, इसके अंदर GC कंटेंट सबसे ज्यादा है इसलिए हाईएस्ट टेम्परेचर इसी का है, मेल्टिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sequence of first strand of a DNA obtained after reverse transcription of the bacterial mRNA। अच्छा, बैक्टीरियल mRNA की बात कर रहे हैं, mRNA है, आपने क्या कराया, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाया, तो आपने इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस बनाया होगा, है ना। जैसे मान लो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ AUGCCT तो होता नहीं है ना, RNA है ना दादा भैया, क्या करते हो आप, UAUC, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा फिर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री A का हो गया T, U का हो गया A, G का C का G, U का फिर से हो गया T, A का हो गया आपका क्या, U का हो गया A, सॉरी, U का हो गया A का हो गया T, U का फिर से क्या हो गया A, और C का क्या हो गया G। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट बना है आपका, ये सेम वैसा ही नहीं दिख रहा होगा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड रही होगी आपकी। हम जब ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाते तो एक स्ट्रैंड को तो हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन से खत्म कर देते हैं, और दूसरे से हम इस तरीके से आरएनए बनाते हैं। तो आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम और क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं ना, एंटी सेंस, क्योंकि सेंस किससे निकल रहा है, एमआरएनए से निकल रहा है, तो एमआरएनए से अगर सेंस निकल रहा है तो इसका अपोजिट को क्या बोलोगे, एंटी सेंस बोलोगे, एंड दैट इज व्हाई इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड। नेक्स्ट पे चलें, परफेक्ट। नाउ पार्ट बी, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true for a long non coding RNAs। ठीक है, now this is a very interesting question actually। ट्रू पूछा गया है कि किसी भी हद में सूरत में वो सही होना चाहिए, दे आर लेस देन 22 बेस पेयर। किसी को पता है कि भैया इसके बारे में कोई एग्जैक्ट रिसर्च पेपर पढ़ के आया कि अपन इसके बारे में ना अपने ऊपर कुछ मेंशन किया है, तो हम इसके लिए ट्रू एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, हो भी सकता है ट्रू हो लेकिन हमको पता नहीं है। दे आर प्रोसेस्ड इन द न्यूक्लियस बाय रिस्क कॉम्प्लेक्स, मे बी वी डोंट नो, बट रिस्क कॉम्प्लेक्स का न्यूक्लियस में काम कर रहा है क्या, पहले ये पता करना जरूरी है। दे हैव हायर देन 300 अमीनो एसिड ओपन रीडिंग फ्रेम, ये भी हमको नहीं पता है। ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये शायद ट्रू हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए श्योरिटी नहीं है जितना आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। बट दी स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ो तो दे मे हैव, मे का मतलब पॉसिबल है कि उनके अंदर पॉली ए टेल मिलती हो, एंड दैट इज व्हाई दिस इज ट्रू। समझ में आया कुछ, यहाँ पे वर्ड प्ले था एक बहुत इंटरेस्टिंग सा, उन्होंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है और ऐसा इन्फॉर्मेशन बना के दिया है जो यूजुअली किसी को याद ही नहीं होगा। इन रियल टर्म्स कोई भी ऐसे नॉन कोडिंग लॉन्ग आरएनए के बारे में स्पेसिफिकली इतनी डिटेल पढ़ के नहीं जाएगा, बट उन्होंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक हिंट भी दी है कि भैया पॉली ए टेल तो होगी होगी,
नॉन कोडिंग आरएनएज है, तो हो भी सकती नहीं भी हो, में डाल के उन्होंने वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। तो ये तीनों बहुत एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, और इसी वजह से हम इनके बारे में जब तक श्योर नहीं है तब तक नहीं बोल सकते, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tRNA containing an anticodon for leucine was charged with the leucine, ठीक है। Subsequently, the attached leucine was chemically modified to arginine. This tRNA will incorporate. अरे सिंपल सी बात है, ये mRNA है, यहाँ पे कोडॉन है, यहाँ पे आपका tRNA आया, उसका एंटीकोडॉन जो है, जो ये tRNA जो है वो ल्यूसीन का है। इसमें ल्यूसीन वाले tRNA को आपने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके आपने इसको केमिकली मॉडिफाई करके बना दिया, आर्जिनिन लगा दिया इसके ऊपर, है ना, आर्जिनिन लगा दिया आर्जिनिन, को दिक्कत नहीं है। तो अब ये किसको इनकॉर्पोरेट, तो भैया एंटीकोडॉन तो आपने कुछ लफड़ा किया ही नहीं ना, एंटीकोडॉन तो जहां जहां ल्यूसीन है वहां वहां के कोडॉन को सामने लगेगा, भले आर्जिनिन को इनकॉर्पोरेट करेगा। सो आर्जिनिन अगेंस्ट द कोड ऑफ आर्जिनिन एमआरएनए, नो, arginine against the code of leucine in the mRNA. This is the correct statement. Arginine against the code of leucine in the mRNA. तो leucine का कोड है, tRNA भी leucine का है, बट मॉडिफाइड arginine होने की वजह से arginine leucine की जगह पे लगता जाएगा। अगला सवाल, Which one of the following statement regarding base accession DNA repair system is false? Base accession, BER के बारे में बोला है, मैंने अभी बोला है DNA repair के पूरे प्रोसीजर अच्छे से पढ़ के जाना। It can be triggered by damaged DNA. Obviously, it can be triggered by damaged DNA. The Paul beta pathway, Paul beta, आई थिंक पता होगा तुमको, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये सारे 5 हमारे पास में स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेजेस हैं। फैसिलिटेट द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए। रियली इस तरीके का कोई काम नहीं करते हैं वो, रिप्लेसमेंट ऑफ अ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच। भाई साहब आपको बेस एक्सेशन रिपेयर कराना है, एक बेस खराब है आपका, आप लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच को क्यों खराब कर रहे हो, एक बेस है उसको हटाओ, काम खत्म करो। इसी वजह से ये गलत हो जाता है, लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच के रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। द एंजाइम दैट रिमूव बेसेस फ्रॉम डीएनए आर ग्लाइकोसाइलेज लाइसिस, बिल्कुल सही बात। डैमेज डीएनए दैट हैज नॉट बीन रिपेयर्ड कॉजेज स्टर्लिंग ऑफ डीएनए पॉल 3। हाँ, ये बात करी गई है आपका किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में, बिल्कुल सही बात है। तीनों जो फॉल्स है वो ये वाला है, जब एक बेस खराब हुआ है तो उसको हटाओ, लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच को रिप्लेस करने का क्या मीनिंग है आपका, आपको वेस्ट क्यों कर रहे हो एनर्जी, समझना है। अगला, Following statements are about chromatin organization in eukaryotes. तो chromatin organization obviously prokaryotes में तो उतना अच्छा होता नहीं है। यहाँ पे बोला गया है the length of a DNA per nucleosome varies from individual tissue or species, कि भैया आपके पर न्यूक्लियोसोम पे आपकी जो लेंथ है डीएनए की, कि आपका ऑक्टामर हो गया, इसके जो लेंथ है और आगे यहाँ पे H1 हो गया, तो वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल सही बात है ये, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग न्यूक्लियोसोम पे डीएनए के लिपटने की लेंथ मिलती है हमको। Typical nucleosome packaging pattern is strictly maintained, keyword strictly maintained across the genome of the organism, genome of an organism। नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल में आपकी जो पैकेजिंग होती है वो वेरी करती है, और दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। While wrapping around the stone core protein, uniform structure of DNA is maintained। नहीं, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ट्विस्टिंग विस्टिंग का चेंजेस आते हैं, इसी वजह से यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई 2 और 3 खत्म हो गया। यहाँ पे 3 है, ये गलत है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी गलत है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी गलत है। अगर तुमको 3 के बारे में पता होता तो तुम वैसे एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। नाउ 1 एंड 4 देख लेते हैं। हिस्टोन टेल मीडिएट इंटर न्यूक्लियोसोमल कांटेक्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर टू अचीव द 30 nm। बिल्कुल एग्जैक्टली, उसकी जो टेल होती है उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस करते हैं हम लोग अलग तरीके के, और वो जो टेल के मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके बेसिस पे हम 30 nm आपका जो सोलिनॉइड प्रॉपर सेटअप होता है वो प्राप्त कर पाते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, आसान नहीं था, लेकिन डायरेक्ट था बट आसान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following represent an autonomous retroposomes या retrotransposomes? सीधा सीधा आंसर लाइंस, रटा हुआ होगा तुम निकल जाएगा, वहां जाके नहीं निकलेगा, लोड भी मत लेना। लाइंस जो होती है वो ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग रेट्रोट्रांसपोसोम्स होती हैं, साइंस जो होती है दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइंस फॉर देयर ट्रांसपोजोन या ट्रांसपोजिशन। अंडरवाइंडिंग और ओवरवाइंडिंग ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेट सुपर कॉइल्स। हाँ, अभी जस्ट बात की थी हमने, अंडरवाइंडिंग और ओवरवाइंडिंग मतलब बहुत ज्यादा टाइट कर दोगे तो भी वो पॉजिटिव सुपर कॉइल, लूज कर दोगे नेगेटिव सुपर कॉइल, ये सारे प्रोसीजर्स होंगे। और इसी वजह से मैंने तुमको वहां पे बोला था कि वो क्वेश्चन जो है उसके अंदर फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लूज कर दे तो नेगेटिव सुपर कॉइल हो जाए, तो वो सारे प्रोसीजर जो है आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हो सकते हैं। और सुपर कॉइलिंग का मतलब शायद तुम जानते ही हो कि अपने हेलिक्स पे वापस होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में मैंने डिटेल में इसको बताया है, उस वाले लेक्चर को एक बार देख लेना। नाउ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेट सुपर कॉइल ओनली व्हेन इट डज नॉट। तो भाई साहब रिपीटेड सीक्वेंस होकर चलेगा, जीसी रिच रीजन चलेगा, एटी रिच चलेगा, निक्स नहीं होना चाहिए, कटा पटा नहीं होना चाहिए। कटा है बीच में से तो फिर वो आपका क्या होगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक 2 रस्सी है, अब मैं रस्सी को ऐसे बांधना चाहता हूँ तो एक तरफ से पकड़ के रखना पड़ेगी ना, तभी तो बांध पाऊंगा। जैसे मैं उसको छोड़ूंगा वापस पूरी खुल जाएगी वो। तो अगर इस तरीके से आपका निक है, सपोज एक सुपर कॉइल
ढंग से बनाते रुको। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक डीएनए है। तो अब ये जो डीएनए है, अगर इसके अंदर बीच में से कहीं पे कट लग गया, सपोज यहाँ पे ये कट लगा हुआ है, तो कट लगा हुआ है तो कभी भी सुपर कॉइलिंग नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये निक की वजह से सुपर कॉइलिंग नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई निक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। अगला सवाल। In a class, students were divided into three different groups, and each group was given different DNA sample to find the melting temperature. तीन melting temperature के तीन सैंपल है, उनके melting temperature ढूंढना है। सभी ग्रुप्स को सेम melting temperature मिला अपने सैंपल के लिए, ऐसा क्यों? They got different DNA sample from the same organism with different length and same GC content. लेंथ अगर अलग अलग होगी, जीसी कंटेंट भले ही सेम होगा, लेकिन टीएम सेम नहीं होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था। दूसरा, दे गॉट डिफरेंट डीएनए सैंपल विद सेम लेंथ एंड डिफरेंट जीसी कंटेंट। वापस डिफरेंट जीसी कंटेंट होगा तो टीएम सेम नहीं होगा, लेंथ भले ही सेम हो। दे गॉट डिफरेंट डीएनए सैंपल विद सेम लेंथ एंड सेम जीसी कंटेंट, या दैट इज ट्रू। सेम जीसी कंटेंट, सेम लेंथ, अलग अलग डीएनए सैंपल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका मेल्टिंग टेम्परेचर होता ही रहेगा। दे गॉट डिफरेंट डीएनए सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट लेंथ एंड सेम जीसी कंटेंट। वापस वही बात आ गई, ऊपर बताया था ना, डिफरेंट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। For efficient translation of certain eukaryotic mRNA under many physiological and pathological stress condition, तो पहला कीवर्ड ये रहा, स्ट्रेस कंडीशन में पूछा गया आपसे, नॉर्मल कंडीशन में नहीं पूछा गया है। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एट द, तो भाई साहब देखो, यूजुअली क्या होता है कि आपका 5 प्राइम कैप जो होता है एमआरएनए में, ये पॉली ए टेल होगी सपोज, यहाँ पे 5 प्राइम कैप जो होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन का, उसके थ्रू आपका राइबोसोम आता है, स्कैन करता है, कोजैक सीक्वेंस को देखता है, वहां पे एयूजी देखता है, आपका +4 -3 का पूरा सेटअप लगा के, और फिर देखता है भैया इनिशियल कोडॉन है, आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस होती है आपके नॉर्मल ट्रांसलेशन की। बट यहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन की बात करी गई है। स्ट्रेस कंडीशन का मतलब ये होता है जब आपकी कैपिंग नहीं भी हुई हो तब भी आपको ट्रांसलेशन चलाना है, क्योंकि आपको हाउस कीपिंग जीन्स जो है उनको अल्टीमेटली प्रोटीन में कन्वर्ट करना ही करना है। और उस केस में हमारे पास जो चीज होती है वो होती है इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट्स, IRES, जो कि आपके स्ट्रेस कंडीशन में अनकैप्ड एमआरएनए के भी ट्रांसलेशन में मदद करती है। चाहूं तो इस पर बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं इस पर, लेकिन फिर टाइम भी बहुत ज्यादा चला जाएगा, और जितना इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है आई होप मैंने उतना एक्सप्लेन किया है। कितना कि भाई साहब आपका इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट, IRES बोलते हैं इसको, जो कि अनकैप्ड आपके जो एमआरएनए होते हैं उनको भी ट्रांसलेट करने में मदद करती है। वायरसेस जो होते हैं वो भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं अपने होस्ट के अंदर, क्योंकि वो तो कैप कर नहीं रहा है, तो वो खुद से अपना क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करवा लेते हैं विदाउट कैप। नाउ अगला, a mutation in the coding region of the mammalian gene leads to the loss of single amino acid, keyword है single amino acid at N terminus of the nascent polypeptide. This is possible when a mutation occur at the 3 prime end of the coding, नहीं 3 prime end of the coding strand से कोई लेना देना नहीं है, उसमें म्यूटेशन होगा तो उस वजह से आपका नेसेंट पेप्टाइड का एन टर्मिनस नहीं जा रहा है ना। उसके बाद अगला क्या है, अ म्यूटेशन लीड्स टू शिफ्ट ऑफ द राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट अगर शिफ्ट हो जाती है तो उस वजह से आपका यहाँ पे एन टर्मिनस पे सिंगल लॉस होने के चांसेस बहुत मुश्किल है। पहले तो ये समझो कि एन टर्मिनस का मतलब क्या कह रहा है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल है ना, नहीं ट्रांसक्रिप्शन बबल थोड़ी बनाना है हमको, तो नेसेंट पेप्टाइड की बात कर रहे हैं। नेसेंट पेप्टाइड में क्या होता है आपका, ये एमआरएनए है, ये इसका 5 प्राइम है, ये आपकी कैपिंग है, यहाँ से मान लो ट्रांसलेशन शुरू हुआ है तो यहाँ पे एन टर्मिनस आएगा, तो एन टर्मिनस ऐसे चलेगा, यहाँ पे मान लो यहाँ राइबोसोम है और यहाँ से आपका ये प्रोटीन निकल रहा है, तो एन टर्मिनस हमेशा 5 प्राइम की तरफ होता है, एंड दैट्स व्हाई मैंने 3 प्राइम को हटा दिया है। फिर अ म्यूटेशन लीड टू शिफ्ट ऑफ द राइबोसोम बाइंडिंग साइट, दिस कुड बी द आंसर, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम एन टर्मिनस पे नहीं बोल सकते हैं, ये वाली थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन हो जाएगी। द फर्स्ट 2 कोडॉन्स कोड फॉर मेथियोनिन, हाँ ये हो सकता है कि आपका पहला वाला भी मेथियोनिन का कोडॉन हो, दूसरा वाला भी मेथियोनिन का कोडॉन हो, AUG, और उस वजह से आपका यहाँ पे जो पहला वाला AUG है वो खराब हो जाए, और इस वजह से सेकंड वाले के साथ में आपका पूरा का पूरा प्रोटीन बने और वो जो पहला वाला है वो अमीनो एसिड हट जाए। द म्यूटेशन लीड्स टू द प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन, ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है कि प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन बीच में लगा दे वो, लेकिन उस केस में फिर आपका पूरा प्रोटीन आगे डेवलप नहीं होगा, सिंगल अमीनो एसिड का लॉस नहीं होगा, पूरा प्रोटीन ही चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ये तीनों ऑप्शन गलत है। C is the correct statement. First 2 codon code for the methionine, AUG. Next question, and second last question as well. An experiment involved formation of RNA-DNA hybrid. Which one of the following enzyme could be utilized to degrade only the RNA? अभी बात की थी ना RNase H और RNase P का भैया फंक्शन बता देना तुम, S1 न्यूक्लियस भी बता दो, चलो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस भी बता दो। मूंग बीन न्यूक्लियस कौन से वाले को बोलते हैं इन सब में से, मूंग बीन से एक्सट्रैक्ट हुआ था, मूंग बीन न्यूक्लियस, बताना इसके बारे में। चलो अगला एंड लास्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद आरएनए इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग इन प्लांट्स? तो भैया डीएनए मिथाइलेशन इज रिलेटेड विद इट, है ना, और डीएनए मिथाइलेशन के बेसिस पे पैरिस कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा सेटअप होता है और वो काम करता है। एसिटाइलेशन, डिग्रेडेशन, डीएनए डिग्रेडेशन से कोई लेना देना नहीं, रिस्ट्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं। एसिटाइलेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था, बट मिथाइलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। So that is all for the first part of 2023 to 2019 molecular biology questions of DBT BET। अच्छे सवाल थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसलिए इस यूनिट को छोड़ना नहीं है और अच्छे नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगली कहानी अपन कल डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट 2 फ्रॉम 2018 टू 2014। मजा आएगा उसके अंदर भी। इसका टेस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके दे सकते हो। अगर ऐप डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है तो फिर आपके ऐप के ऊपर यहाँ पे 3 लाइनें आ रही होगी, उन लाइनों पे जाके टैप करो, फ्री मटेरियल मिलेगा और उस फ्री मटेरियल में डीबीटी की सीरीज का जाके टेस्ट दे सकते हो। नहीं पता चल रहा टेस्ट कहाँ है तो कमेंट करो, आई विल लेट यू नो। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो, टेक केयर, गुड नाइट। अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों को ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, अपने ऊपर भरोसा रखो एंड बस मजे से करते रहो यार काम। चलो मिलते हैं कल।